नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के इस चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं केंद्रीय योजना सहायता। इससे पहले आपने केंद्रीय योजनाओं के बारे में पढ़ा। वो दो प्रकार से होती है कि एक होती है आपकी केंद्रीय योजना, एक होती है केंद्रीय प्रायोजित योजना। दोनों अलग अलग किस तरह होती हैं ये भी आपने पढ़ा। और आज हम पढ़ रहे हैं केंद्रीय योजना सहायता। देखिए, भारत सरकार जो इंडियन गवर्नमेंट होती है, इनके द्वारा राज्यों की पंचवर्षीय योजनाओं के लिए जो वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है उसे ही केंद्रीय योजना सहायता कहते हैं। सेंट्रल प्लान असिस्टेंस, जो भारत सरकार द्वारा राज्यों की पंचवर्षीय योजना के लिए, ठीक है, जो भी आपकी इंडियन गवर्नमेंट होगी, ठीक है, वो पैसा देगी किसे? स्टेट को। किस लिए? जो भी पंचवर्षीय योजना आपकी इम्प्लीमेंट करेंगे या लागू करेंगे, वो जो पैसा दिया जाता है उसे यहाँ पे केंद्रीय योजना सहायता कहते हैं। यानी कि जो सेंट्रल जो है वो यहाँ पे पैसा दे रहा है। इसके जो प्रावधान है वो ये निम्नलिखित प्रावधान है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान है। पहला है सामान्य केंद्रीय सहायता, नॉर्मल सेंट्रल असिस्टेंट। इसका वितरण गॉडगिल मुखर्जी फॉर्मूले पर आधारित है। केंद्रीय सहायता निर्धारण के लिए गॉडगिल फॉर्मूला चौथी योजना से अपनाया गया है। जब आपको फोर्थ प्लानिंग आती है तब से इस फॉर्मूले को अपनाया गया है, गॉडगिल फॉर्मूला। और समय समय पर इसमें संशोधन भी किए गए हैं। इसमें आवंटन योजना आयोग द्वारा किया जाता है। इसका जो बंटवारा है वो किसके प्रकार किया जाता है? जो आपका योजना आयोग है, प्लानिंग कमीशन है, वो इसमें आवंटन का काम करता है, बांटने का काम करता है। दूसरी होती है हमारी अतिरिक्त केंद्रीय सहायता, एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस। यह सहायता बाह्य सहायता प्राप्त योजनाओं के लिए प्रदान की जाती है और इस सहायता की कोई सीमा नहीं है। सामान्य केंद्रीय सहायता के विपरीत यह योजना आधारित सहायता है। ऐसी योजनाओं का संपूर्ण विवरण व्यय बजट खंड के एक विवरण 16 में किया गया है। यह सहायता एक बार में दी जा सकती है और अग्रिम में भी। एकल अतिरिक्त केंद्रीय सहायता ऐसी सहायता है जो राज्यों को योजना आयोग द्वारा केंद्रित कार्यक्रमों इस योजनाओं के लिए प्रदान की जाती है। यह एक बार में दी जाती है और आवर्ती नहीं होती है। यह सहायता स्वविवेक के आधार पर दी जाती है। अग्रिम एसीए विशेष कोटि के राज्यों, स्पेशल कैटेगरी स्टेट को वित्तीय संकट के समय की जाती है। जो अगर आपका जो स्टेट है वो कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो ये सहायता आपको दी जाएगी, जिसकी वसूली जो है वो 10 साल बाद 10 साल के अंतर्गत की जाती है। जितना भी पैसा आपका दिया जाएगा वो 10 साल के अंदर उसकी वसूली कर ली जाएगी सेंट्रल स्टेट द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तीसरा प्रकार आता है यहाँ पे विशेष केंद्रीय सहायता, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट, SCA। यह सहायता विशेष परियोजनाओं या कार्यक्रमों जैसे पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम आदि के लिए दी जाती है। अपवाद के रूप में अग्रिम केंद्रीय सहायता भी प्रदान की जा सकती है। यह विशेष सहायता केवल विशेष कोटि के राज्यों को अपने संसाधनों और योजना ज़रूरतों के बीच अंतर को पाटने के लिए की जाती है। अगर दूसरे शब्दों में बात की जाए तो विशेष केंद्रीय सहायता विशेष कोटि के राज्यों के अतिरिक्त केंद्रीय सहायता है। तो ये इसके नाम से आप समझ सकते हैं विशेष केंद्रीय सहायता, यानी कि जो स्पेसिफिक या स्पेशल जो स्टेट होंगे उनको दी जाती है। केंद्रीय योजना सहायता विशेष उद्देश्यों के लिए प्रायोज्य वित्त पोषण की योजनाओं के अनुसार प्रदान की जाती है, जो कि योजना आयोग द्वारा स्वीकृत होती है। यह अनुदान तथा अथवा कर्ज के रूप में जैसी शर्तें वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित की गई हो प्रदान की जाती है। अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में केंद्रीय सहायता विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं जैसे त्वरित आपका कृषि लाभ हो जाएगा, एग्रीकल्चर प्रॉफिट कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आदि के लिए प्रदान की जाती है। विशेष केंद्रीय सहायता को राज्य संगठित क्षेत्र के विशेष घटक जो अनुसूचित जाति उपजाति के नाम से भी जानी जाती है के साथ दी जाती है।
सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत प्रदत्त 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की राशि भी केंद्रीय सहायता के अंतर्गत दी जाती है। तो यहाँ पे हमने सेंट्रल हेल्प के बारे में पढ़ा, यानी सेंट्रल कंपोनेंट प्लान, सेंट्रल केंद्रीय सहायता के बारे में पढ़ा, ये क्या होती है, और कुछ प्रकार भी पढ़े उसके, ये अलग अलग प्रकार कैसे हो सकते हैं। आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पे केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की पुनर्रचना, रिसोर्सेस ऑफ द CCS। हमने पहले पढ़ा केंद्रीय योजना और केंद्रीय प्रायोजित योजना। तो यहाँ पे केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की पुनः रचना के बारे में हम पढ़ते हैं। 12वीं योजना 2012 से 2017 के लिए भारत सरकार द्वारा वर्तमान 137 केंद्र प्रायोजित योजनाओं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम CSS को पुनर्रचित करके 66 कर दिया गया था। जो आपकी 137 केंद्र प्रायोजित योजनाएं थी, इन्हें पुनर्रचित करके 66 कर दिया गया। इनमें 17 फ्लैगशिप योजनाएं भी शामिल थी। सरकार द्वारा उनकी पुनर्रचना के लिए एक समिति BK चतुर्वेदी की अध्यक्षता में का गठन किया गया था, जिसने अपने सुझाव वर्ष 2011 के अंत में सौंप दिए थे। इस बीच 14वें वित्त आयोग की सिफारिश भी आ गई थी। आयोग ने केंद्र से राज्यों को प्राप्त होने वाले आवंटन को शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल या साफ सफाई तक सीमित रखने की भी सलाह दी है, क्योंकि इन योजनाओं का संबंध जो है वो राष्ट्रीय महत्व मदों से है। ठीक है, इसलिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 में 66 में से 50 ऐसी योजनाओं को जारी रखा गया। तो बची हुई 16 योजनाओं को या तो केंद्रीय क्षेत्र योजना में शामिल कर लिया गया या फिर राज्यों को हस्तांतरित कर दिया गया। इन योजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को उनके बजटों के माध्यम से, जो भी स्टेट के बजट थे उनके द्वारा वित्त पोषित किया जाने लगा। यहाँ पे जो आपका फाइनेंस है, यानी धन जो है दिया जाने लगा। इस नई व्यवस्था से न सिर्फ राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है, बल्कि उन्हें इन पर अधिक प्राधिकार, यहाँ पे अथॉरिटी भी मिली। राज्यों के उत्तरदायित्व को बढ़ाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण संघीय बजट 2014 में की गई। आगे हम इसमें पढ़ते हैं मार्च 2015 में नीति आयोग की शासी परिषद, गवर्निंग काउंसिल जो थे, के निर्णय के आधार पर इन योजनाओं के तार्किकरण के लिए मुख्यमंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया। एक उप समूह का यहाँ पे गठन किया जाता है, जो नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल होंगे, उनके निर्णय के आधार पर। इस उपसमूह को एक विशेष निर्देशक सिद्धांत के तहत काम करना था। केंद्रीय, राज्य, संघ शासित प्रदेश टीम भारत की तरह काम करते हुए सहकारी संघवाद की भावना के तहत विजन 2020 के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में कार्य करेंगे। वर्ष 2020 भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ है। विजन 2020 के उद्देश्य व्यापक रूप से निम्न है। तो यहाँ पे आपका जो विजन 2020 था, उसके क्या उद्देश्य थे? पहला है जीवन में आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा के लिए सभी नागरिकों को समानता के आधार पर मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना। दूसरा है प्रत्येक नागरिक को उनकी क्षमता के अनुसार वृद्धि एवं विकसित होने के अवसर प्रदान करना। इस उपसमूह की अनुशंसा के आधार पर अब केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को पुनर्रक्षित करके संख्या में सिर्फ 30 कर दिया गया। इस व्यय आचरण से बचा जा सकेगा तथा उन योजनाओं में और प्रभाव का समावेश हो सकेगा। पुनर्रचना से जुड़े मुख्य तथ्य निम्न प्रकार हैं। पहला है, यहाँ पे योजनाओं को 2 वर्गों में रखा जाता है, कोर एवं वैकल्पिक, कोर एवं ऑप्शनल। कोर योजनाओं में केंद्र एवं राज्यों की व्यय भागीदारी इस प्रकार होगी, 90 और 10 का रेशियो रहेगा। 8 उत्तर पूर्वी हिमाचली राज्यों के लिए तथा 60-40 अन्य राज्यों के लिए। संघ शासित प्रदेशों में व्यय का पूरा वहन केंद्र सरकार करेगी।
वैकल्पिक योजनाओं में केंद्र एवं राज्यों की व्यय भागीदारी इस प्रकार होगी, 80 और 20 का यहाँ पे रेशियो होगा। जो वैकल्पिक योजनाओं में सेंट्रल और स्टेट की जो इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ पे, इसमें 8 उत्तर पूर्वी जो हिमाचली राज्यों के लिए तथा 50-50 अन्य राज्यों के लिए। संशासित प्रदेशों के लिए पूरे व्यय का वहन केंद्र करेगा, यानी जो भी आपके संशासित प्रदेश हैं उसके लिए पूरा जो पेमेंट आपका वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। क्रोड योजनाओं में जिनका संबंध सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक समावेशन से है, उन्हें क्रोड का क्रोड माना गया और उन्हें राष्ट्रीय एजेंडे के तहत व्यय में प्राप्त है। वैकल्पिक योजनाओं के चयन में जहां राज्यों को पूरी स्वतंत्रता मिलती है, वहीं इसके धन को किसी दूसरी सीएसएस के लिए व्यय करने संबंधी लचीलापन भी प्रदान किया गया है। आने वाले समय में ऐसी योजनाएं सिर्फ उन चुनिंदा क्षेत्रों में ही लाई जाएगी जो राष्ट्रीय विकास एजेंडा से जुड़े होंगे। ऐसे क्षेत्रों का निर्णय नीति आयोग शासी परिषद के द्वारा लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रालयों एवं राज्यों के साथ साथ नीति आयोग को भी प्रबोधन मॉनिटरिंग का अधिकार होगा। नीति आयोग इन योजनाओं का मूल्यांकन थर्ड पार्टी से भी करा सकेगा। इस प्रकार लंबे समय से चल रहे सीएसएस की पुनर्रचना संबंधी प्रक्रिया पूरी हो जाती है यहाँ पे, और वर्ष 2016-17 के लिए इनकी संख्या अब सिर्फ 30 रह गई। पहले हमने क्या देखा था, 133 से घट के 60 या 65 के आसपास रह जाती है, और बाद में घट के 2016 और 17 में 30 रह गई। अभी आपका नया टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट होता है, स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यक्रम, इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन ऑफिस। फरवरी 2014 में भारत सरकार द्वारा एक स्वतंत्र मूल्यांकन कार्य स्थापित किया जाता है, जो कि सरकार के निकट रहकर कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रम, जिनमें वृहद पैमाने पर संसाधन जुटाने की जरूरत होती है, कि सार्वजनिक जवाबदेही की मजबूती प्रदान करेगा। क्या होता है, 2014 में भारत सरकार के द्वारा, जो आपकी इंडियन गवर्नमेंट है, एक स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय स्थापित किया जाता है। क्या काम था इसका काम था कि सरकार के निकट रहकर, ये सरकार के पास रहेगा, ये कुछ महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों के कार्यक्रम, जिनमें वृहद पैमाने पर संसाधन जुटाने की जरूरत होती है, कि सार्वजनिक जवाबदेही को यहाँ पे मजबूत करेगा। इनमें फ्लैगशिप योजनाएं एक कार्यक्रम शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्थित स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय तर्ज पर इस निकाय का गठन अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों के आधार पर विश्व बैंक तथा ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के सहयोग से किया गया। इसकी रचना मैक्सिको के राष्ट्रीय सामाजिक विकास नीति मूल्यांकन परिषद के हिसाब से की जाती है। आईईओ योजना आयोग से संबद्ध एक स्वतंत्र कार्यालय होगा, जो कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित एक गवर्निंग बोर्ड के अधीन होगा। इसका जो वित्त पोषण है वो योजना आयोग द्वारा होगा, जो आपका प्लानिंग कमीशन है, और एक पूर्णकालिक महानिदेशक इसका प्रमुख होगा। जो योजना आयोग के सदस्य संघीय मंत्री के समक्ष हैसियत का होगा। महानिदेशक का 3 वर्षों का कार्यकाल होगा। जो इसका महानिदेशक होगा, उसका जो कार्यकाल होगा वो 3 इयर्स का होगा। आईईओ के स्टाफ महानिदेशक द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। बिना किसी हस्तक्षेप के साथ ही इसकी स्वतंत्रता बजट लाइन होगी। ऐसा अनुभव किया जाता है कि सरकारी कार्यक्रम को संवर्ती स्वतंत्र मूल्यांकन से काफ़ी लाभ मिल सकता है। वर्तमान में समवर्ती मूल्यांकन संबंधी मंत्रालयों द्वारा पहले से जारी समांतर प्रक्रिया के रूप में मौजूद है। चालू कार्यक्रमों का विशेष मूल्यांकन योजना आयोग के कार्यक्रम
मूल्यांकन संगठन द्वारा किया जा रहा है। आईईओ से अपेक्षा की जाती है कि उससे वह मूल्यांकन प्रक्रिया सुदृढ़ और सशक्त होगी। आईईओ के मुख्य उद्देश्य हैं, यहाँ पर आईईओ के मुख्य उद्देश्यों को पढ़ते हैं हम क्या क्या हैं। पहला उद्देश्य है इनका, सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभाव एवं परिणामों का आकलन करेगी। जो भी आपकी सरकारी नीतियाँ होंगी, जो गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज लागू करेंगी और जो भी कार्यक्रम होंगे, उनके जो प्रभाव होंगे, ठीक है, कितने इफेक्टिव रहे और उसके उनके जो रिजल्ट होंगे उनका आकलन करेगी। अगर वो कम निकलते हैं तो उनके प्रभावकारिता में वृद्धि करने में यहाँ पे हेल्प करेगा, ताकि वो और इफेक्टिव हो सके, अधिक से अधिक परिणाम दे सके। दूसरा है यहाँ पे विभिन्न विभागों द्वारा किए जाने वाले सभी मूल्यांकनों के लिए दिशा निर्देश तथा कार्य पद्धति तैयार करेगा तथा सरकारी व्यवस्था में खुलापन एवं सीखने की संस्कृति का विकास करना। तीसरा है यहाँ पे विकास प्रचलनों में भारत सरकार को सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय मूल्यांकन साक्ष्यों से जोड़ना तथा दूसरों की मूल्यांकन एवं गलतियों से सीखने में मदद करना। स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के कार्यकलापों को निम्न प्रकार से निम्नवत रखा जाता है। पहला है यहाँ पे, यह जो योजना है, यह योजना कार्यक्रमों, विशेषकर आपका फ्लैगशिप हो गया, कार्यक्रमों का स्वतंत्र मूल्यांकन करेगा, साथ ही उनकी प्रभावकारिता, प्रासंगिकता एवं प्रभावों का भी आकलन करेगा। इसके अलावा यह सार्वजनिक वित्त पोषण वाले किसी भी कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए स्वतंत्र होगा। दूसरा है यहाँ पे आईईओ की कार्यप्रणाली विचार विमर्श की खुली प्रक्रिया, जिसमें नागरिक समाज से प्राप्त फीडबैक भी शामिल है, पर आधारित होगी और इसे सार्वजनिक किया जाएगा। थर्ड है आईईओ सभी स्वतंत्र मूल्यांकनों के लिए संदर्भ शर्तें तैयार करेगा, जो कि चयनित संस्थानों एवं शोधकर्ताओं द्वारा संपन्न कराई जाएंगी और इसका आकार प्रसिद्धात्मक होगा। ठीक है, तो इसमें ऐसे ही कुछ पॉइंट दिए गए हैं, आप ये पढ़ लीजिएगा, इतने इम्पोर्टेंट है ये, थोड़ा रीडिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे इसके बारे में दिया गया है थोड़ा। स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय आईईओ द्वारा सार्वजनिक वित्त प्रणाली द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्रों का मूल्यांकन पहले किया जाएगा तथा उसके बाद मनरेगा तथा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नवीनीकरण मिशन JNNURM की बारी आई। इसी 20 सितंबर 2014 में आईईओ के महानिदेशक को सेवानिवृत्त कर दिया गया। वर्तमान में आईईओ को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय के विचार विमर्श में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन PEO के रहते एक नई संस्था के गठन पर सवाल उठाए गए हैं। इस उद्देश्य के लिए गठित सचिवों की समिति ने PIO को सुदृढ़ करने का निश्चय किया है और यह विकल्प खुला है कि आईईओ को PIO के अंतर्गत रखा जाए या निरस्त कर दिया जाए। अगला आता है आपका कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन, प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी आज हमने जितना पढ़ा है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्रोग्राम इवैल्यूएशन ऑर्गेनाइजेशन, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन। ठीक है, तो अगर आप वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।